हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और फिलहाल प्री बोर्ड भी अब बहुत जगह पर प्री बोर्ड भी कराया जा रहा है। तो इसीलिए हम आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट फिजिक्स का प्रश्न पत्र को लेकर आ चुके हैं। ठीक ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम, वास्तव में जब बोर्ड एग्जाम होगा तो बोर्ड एग्जाम 2026 में ठीक ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं, सीरियस जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि सीखना है तो देखना जरूरी है दोस्त। सीखना है तो देखना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा आज के इस वीडियो में पूरी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, हम हल सहित आपको बताने वाले हैं। बाकायदा मैं हल सहित आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि देखिए, एक आप कॉपी में एक साइड में बना लीजिए कि हाँ, मॉडल जो पेपर है, जितने भी मॉडल पेपर हमें कराए जाएंगे, मॉडल पेपर कराए जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो हम प्रश्नों को क्या करेंगे, नोट करेंगे और उसके साथ साथ इसका उत्तर भी लिखते हुए चलेंगे। क्या ऐसा करेंगे आप? तो करना जरूरी है दोस्त, करिएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप बिल्कुल इतनी बेसिक बात है, आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए करा रहे हैं भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। यहां पर पेपर कोड होता है, 70 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है। यहां पे आपका नाम, अनुक्रमांक लिखना होता है। 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है। नीचे आपको कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं कि 15 मिनट प्रश्नों को पढ़ने के लिए और 3 घंटे सॉल्व करने के लिए दिया गया है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इस तरीके से दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बेसिक बात तो सभी स्टूडेंटों को पता होगा, ठीक है ना, इतनी तो पता ही है। चलिए जी, अब यहां से हम खंड अ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ही कह दूं, एक चीजें मैं कहूंगा, अगर आपको लगता है कि हाँ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर मैं कहूंगा कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है दोस्त, ये बहुत ही आपके लिए बड़ी बात नहीं है। जस्ट सेकंड लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ एक ऐसा बेल आइकन होता है, इसको जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि अभी हम कुछ दिनों बाद आपकी 12 घंटे की वीडियो लाने वाले हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए हम क्या 12 घंटे की वीडियो लाने वाले हैं, किस पर? केमिस्ट्री पर, जिसमें हम पूरी तरीके से आपकी केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कराएंगे। तो ये वीडियो मिस ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मिस हो जाती है तो आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान यही होगा दोस्त कि आप इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है, नियम है, डेरिवेशन है, ये सब छूट जाएगा आप सभी से। अब मैं नहीं चाहता कि आपका छूट जाए और आप बहुत ही कम नंबर पाए या नंबर ही आपको अच्छा ना आए, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो अदरवाइज इतना कर लेंगे, मैं आशा करता हूं, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है क से। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 6 नंबर का मतलब 6 क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाता है। 6 मार्क्स का यहां पे हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें पूछा जाता है 6 अंक का। तो चलिए, पहला हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक होता है। एक हमारा होता है न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। यही 2 होता है। अब देख लीजिए इसमें क्या है जी, देखिए यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर वोल्ट प्रति मीटर है तो देखेंगे जूल प्रति कूलाम, ये भी नहीं। वोल्ट इनटू मीटर है, यहाँ पे प्रति हम कह रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। एम्पियर ना जी, ये तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, जब कोई आवेश अगर होगा ना, ठीक है, तो इसके चारों ओर ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। परंतु यही आवेश, अगर यही जो आवेश है, यदि ये गति करने लगे तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल विद्युत क्षेत्र होगा नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, ज्यादा लिखने से अच्छा है सिंपल कर दिया जाए जिससे आपको समझ में आए। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा हमारा आता है कि पीएन संधि डायोड में विसरण जो धारा है
ठीक है ना। विसरण मतलब धारा, जो बहने वाली धारा है वो अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। अगर बायस में, अग्रदिशिक बायस में, पश्चदिशिक बायस में, बायस में नहीं, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात, बायस में नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, या तो अग्रदिशिक में होगा या पश्चदिशिक में होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि पीएन संधि डायोड में जो विसरण धारा होती है, बहने वाली धारा होती है, वो अपवाह धारा से अधिक होता है। मतलब धारा तो बह रही है, इतनी बात हमें पता चल रहा है कि विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो हम इतनी जानते हैं कि पश्चदिशिक बायस में तो धारा ही प्रवाहित नहीं होती, तो ये तो होगा नहीं। अग्रदिशिक बायस में धारा प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही वाला करेक्ट हो जाएगा, अग्रदिशिक बायस, क्योंकि इसी में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको जी हम क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स को हम किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इक्वल टू EA cos थीटा होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसका मात्रक हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसको संकेत रूप में हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इस तरीके से लिखते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है अंक का क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो याद रखेंगे, वो हमारा आई थिंक सदिश राशि होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हाँ जी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई थिंक सदिश राशि होता है। ये मैं थोड़ा इस पे कंफ्यूजन आ रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मुझे डाउट आती हैं तो मैं तुरंत इसको करेक्ट कर लेता हूँ। मुझे तो लग रहा है आई थिंक सदिश राशि ही होगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल सदिश राशि में सही था, ठीक है, सदिश राशि होगा, ठीक है। मुझे कंफ्यूजन हो रहा था तो मैंने देख लिया जी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी ज्ञान या सभी नॉलेज मेरे पास ही हो, ऐसा तो नहीं है। चांदी का परावैद्युतांक होता है, चांदी का परावैद्युतांक अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ये बात हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार और हम कराएंगे, जिसमें 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करा देंगे। उतना तैयार कर लीजिएगा, उसके अलावा कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा जो तार है ना ये फंस गया है, चलिए कोई नहीं, अब ये सही हो गया। तो अब हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरे से, अब यहाँ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अब यहीं से हम हल करना है, तो इसके लिए हम पतला सा पेन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क ख ग घ अंग च, मतलब 6 क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। और ये 6 क्वेश्चन, प्रत्येक जो क्वेश्चन है ये 1-1 नंबर का, मतलब 6 अंक यहाँ से मिलेंगे। 6 नंबर बहुविकल्पीय से और 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 0.1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इसमें वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात 1 माइक्रो कूलाम है, तो कूलाम मतलब आवेश का मान यहाँ पे दिया है, आवेश का मान क्या दे दिया है, 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम को अगर हम कूलाम में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब देखिए 1 अगर 6 में 10⁻6 में गुणा होगा तो वो 10⁻6 ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 10⁻6 कूलाम, ये आवेश का मान दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आवेश इतने मिलीमीटर की दूरी पे है, मतलब दूरी का यहाँ पे दूसरी बात हमें दिया है दूरी। तो दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दूरी को हम 2L से दर्शाते हैं और दूरी दिया है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा करा देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, एक तो आवेश का मान दिया है, एक दूरी का मान दिया है। और हमसे क्या कह रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का। तब हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तब हम क्या लिखेंगे, वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण, तब हम लिख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ये होता है। इतना हमने लिख दिया है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं क्या मिलता है। P इक्वल टू, यहाँ पे Q का मान कितना है, 10 टू द पावर 6 है, तो ये 10 टू द पावर -6 हो गया। 2 है तो 2 लिख, सॉरी 2L का मान कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हमने लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 3 9, मतलब 10 टू द पावर 9। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना हमारा हो जाएगा। और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप सभी, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए। तो इस प्रकार हम करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज करूंगा, फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर करेंगे जी। इरेज करें, चलिए जी, इरेज कर दिए हमने, फिर आ जाते हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का एक फॉर्मूला होता है 1/c², जहाँ c क्या है, प्रकाश की चाल है। तो इसको चाहे तो प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और इसको अगर चाहें तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 8 दूना 16, तो ये 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। इसको अगर हम ऊपर भेज देते हैं, या तो आप इतना ही रहने दीजिए, या आप इस 10 टू द पावर ऊपर भेज देंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही होगा, और कोई बात नहीं है, या इतना ही आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना, इतना ही छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मात्रक लिख लेंगे सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा का हॉल हो गया है इतना। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो आता है, वैद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है। तो ये संबंध हम सभी जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E A cos थीटा, ये होता है। अब आप कहेंगे सर कैसा संबंध है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फाई जो दिखाई दे रहा है, ये वैद्युत फ्लक्स है फाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इन दोनों का संबंध यही है जी, ये फॉर्मूला। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात हो गया। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है इसकी धारिता का फॉर्मूला, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे धारिता का फॉर्मूला होता है C = Q/V, ये होता है जी, C = Q/V होता है ना। जहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आवेश है, ये हमारा विभवांतर है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर समझिएगा बात को, यदि हम आवेश के मान को, यदि हम आवेश Q को अगर हम 1 वोल्ट, सॉरी आवेश को छोड़िए, यदि हम V के मान को, V क्या है, विभव है, तो यदि हम V के मान का 1 वोल्ट ले लेते हैं, V को हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, तो नीचे अगर 1 रखेंगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है बटे में, तो उस समय पे जो धारिता होगा वो आवेश के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर जो धारिता होगा ना, उस समय पर जो धारिता C होगा वो आवेश Q के, वो क्या होगा, वो आवेश Q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1 वोल्ट, हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से अगर आप समझें तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं कोई भी चालक तार है, तो किसी चालक तार के लिए कह रहे हैं, तो किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है। ध्यान से समझेंगे, किसी चालक की धारिता
आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट या 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। एक को इकाई कह सकते हैं ना, तो वही बात हम कह रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यही तो बात हमने यहां से भी बोला कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो ये मैं यहाँ पे धारिता का परिभाषा भी लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो लिख लीजिएगा। हम यही लिख रहे हैं, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है, मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए, इकाई जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 2 वोल्ट तक के विभवांतर को विभवांतर से आवेशित, अब ध्यान से समझेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिर इसको सॉल्व करूंगा हम, ठीक है ना। तब हम सॉल्व करते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक लग रहा है ना, चलिए जी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है इसको, अब ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 वोल्ट तक का विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है हमारा, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, 2 वोल्ट दिया है, मतलब इसका मतलब विभव का मान दे दिया है, V का मान दे दिया है कितना, 2 वोल्ट। यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड, फैरेड धारिता का मात्रक होता है, तो ये धारिता का हमारा वैल्यू दे दिया है, धारिता C का वैल्यू दे दिया है 10 माइक्रोफैरेड। ये 2 चीजें दे दिया। हमसे पूछा जा रहा है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या ही करें, यहाँ पे आ जाते हैं, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, ½ CV² होता है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ½ CV² होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए U इक्वल टू ये हमारा ½ हो जाएगा। C का मान देखिए, C का मान यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड है। अच्छा मैं आपको बता दूँ C का मान 10 माइक्रोफैरेड है। माइक्रो को फैरेड में हम चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करा देंगे तो ये फैरेड में हो जाएगा। तो ये बताइए कुछ नहीं है, तो ये 10 के पावर में 1 है, तो 6 में से 1 चला जाएगा, तो इसका मतलब C का जो मान आएगा वो 10⁻⁻5 ही तो आएगा ना। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ C के जगह पर 10⁻⁻5, ठीक है ना। अब V का जगह पर 2 वोल्ट है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 दूना 4 होता है ना, तो ये मैं डायरेक्ट एक लाइन बढ़ाने से अच्छा है यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। अब देखिए इस 2 से ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2, तो ये हमारा 2 एकम में 2 हो जाएगा और 10⁻⁻5 हो जाएगा, तो 10⁻⁻5 होगा। तो 2 × 10⁻5 जूल स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है, वो होता है जूल। तो ये हमने लिख दिया ना, 2 × 10⁻5 जूल, ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ जी, अच्छी बात है। अगला हमारा आता है, इसको इरेज हम कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ का मतलब देखिए, समविभव पृष्ठ का मतलब ऐसा, देखिए समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक कोई भी बिंदु अगर आप उठा ले, कोई भी बिंदु इस पृष्ठ में से ऐसा आवेशित पिंड या ऐसा पृष्ठ, ऐसा आवेशित पृष्ठ, ये कोई आवेशित क्या है, पृष्ठ है। तो ऐसा आवेशित पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान क्या हो, समान हो। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ रहे हैं ना, कि ऐसा आवेशित पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मान लेते इस बिंदु पर विभव है 5 वोल्ट, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो 5 ही वोल्ट होगा। ठीक है ना, तो ये समविभव पृष्ठ कहते हैं। परिभाषा लिखना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा आवेशित पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, बहुत ही अच्छी बात है। इतना आपने सभी ने देख लिया, तो ये हमारा 6-6-12 नंबर का हमारा हो गया। अब यहाँ से हमारा आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ से हम तीसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और ध्यानपूर्वक आप समझते हुए चलेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन आता है पहला, कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषा एवं मात्रा लिखिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स हम ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा आवेशित पिंड, ये कोई हमारे पास आवेशित पिंड है, मैं अगर ऐसा बनाऊं, ये हमारे पास एक आवेशित पिंड है, ठीक है ना, ये हमारे पास आवेशित पिंड है। अब आवेशित पिंड है तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी भी, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी भी, और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश भी करेंगी, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें इस तरीके से आएंगी भी। तो देखिए बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आएंगी और जाएंगी भी, तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा आवेशित पिंड, अब ध्यान से अगर आप समझे तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा आवेशित पिंड जिसमें, ठीक है, ऐसा आवेशित पिंड जिसके लंबवत 90 डिग्री का कोण जो बने, तो ऐसा आवेशित पिंड, मतलब ऐसा आवेशित पिंड हम नहीं कहेंगे, ये हमारा क्या है, आवेशित पिंड है, आवेशित पिंड है। तो हम सिस्टमैटिक कहें तो क्या कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली, देखिए लंबवत आने वाली या जाने वाली समस्त, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है, इसका नाम है विद्युत, ये सभी कौन सी रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है ना, उसी को हम आवेशित, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, तो हम यही कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? एक बार और सुन लीजिए, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब लिखने का समय अगर लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो सुनकर लिख लीजिएगा। एक बार और बोल दे रहे हैं, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है हमारा
इसका मात्रक हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, तो इसका मात्रक ये याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला ये याद रखेंगे, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, जहां ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है, ए है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। थीटा क्या है, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे फाई क्या है, तो फाई है वैद्युत फ्लक्स। समझ में आ गया होगा। चलिए जी, तो इतनी मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही हमने बताया है, तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, वैद्युत फ्लक्स वाले जान लिया हमने। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशी तार के रेखीय आवेश घनत्व का मान इतना है, ठीक है ना। मतलब रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दे दिया है 10 × 10⁸। बाबू बात को समझिएगा, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। 10 × 10⁻, क्या है, -8 है, ये -8 है ना, समझिएगा बात को, ये हमारे पास -8 है ना। ये जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है ना, हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, ये आप जानते हैं। तो 8 में से एक चला जाएगा तो 10⁻⁻7 ही तो बचा ना। तो इसका मतलब रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा का मान जो है ना वो 10⁻⁻7 दिया है, बस घुमाने के तौर पे हमें इस तरीके से दे दिया है। इसका मात्रा कूलाम मीटर है, तो कूलाम मीटर हमने लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद तार से 2 सेमी दूरी उत्पन्न, मतलब तार से 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब ये दूरी का मान दिया है, दूरी, और दूरी को हम r से दर्शाते हैं, तो दूरी हमने लिख दिया r, और ये कितना है 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा करा देंगे, ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। अब इतना ज्ञात हो गया, तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमने एक गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो उसमें एक फॉर्मूला बताया है, एक डेरिवेशन हमने कराया था कि एक अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए एक डेरिवेशन हमने फॉर्मूला बताया था। और वो क्या फॉर्मूला बताया था, E = 1/4πε0 2 λ/r, ये हमने फॉर्मूला बताया था। अब देखिए, अब मान रखेंगे तो निकल नहीं जाएगा। देख लीजिए, मैं निकाल भी दे रहा हूँ यहाँ पे। E = 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। 2 है तो 2 लिख दिए। लेमडा का मान क्या है, 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 लिख दिए। और यहाँ पे r है, तो r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू है 2 × 10⁻2 हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए, अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ना। तो ये 9 है, तो ये हमने लिख दिया 9, ये 9 है तो 9 लिख दिए। फिर अब देखिए, यहाँ पे 10⁹ है और ये 10⁻7 है, तो 7 में से 9 में से 7 चला जाएगा, तो 10 क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्यों प्लस में 2 बचेगा, क्योंकि ये वाला अधिक है। और ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इतना हमारा बचा। अब इसी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9, और हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यह हमारा इतना क्या हो जाएगा, इतना हमारा, यह हमारा हो जाएगा आंसर। इसको हम क्या लिख देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, यह हमारा हो जाएगा आंसर। बताइए, समझ में आया ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। आप सॉल्व करेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसको इरेज हम कर देते हैं। फिर अगला हमारा आता है घड़ी का, ये सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 8 नंबर के ये पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चन। फिर अगला आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। तो 2 कमियां कौन कौन सी है जी। सबसे पहली बात, इनकी ये कमियां था कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सके। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब कि पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके बारे में ये नहीं बता सके। दूसरी बात, ये केवल एक परमाणु नहीं, एक इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकते हैं। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो उसकी व्याख्या नहीं कर सकेंगे, इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो दूसरा क्या था, यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकते थे। फिर से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, 2 हमसे पूछा गया है, ये हमने लिख दिया है। अगला आता है हमारा कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन का मतलब होता है कि कोई भी मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं ये धातु का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो किसी धातु की सतह से, मान लेते हैं हम ये कह रहे हैं कि किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति का, यहां पे हम कह रहे हैं, ऐसे ही हम बता देते हैं, ये हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है। तो धातु के टुकड़े में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है जी। तो हम ये कह रहे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम मतलब होता है कम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, तो उसी को हम कार्यफलन कहते हैं। उस ऊर्जा को ही कार्यफलन कहेंगे। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, तो उस ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे और कार्यफलन को याद रखेंगे। कार्यफलन को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इक्वल टू क्या होता है, कार्यफलन को फाई से, और फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, ये आप याद रखेंगे। कार्यफलन फाई इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू नॉट होता है, तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यही फाई क्या है, कार्यफलन है। यही हमारा क्या है जी, यही हमारा कार्यफलन है, कार्यफलन फाई। और यहाँ पे एच क्या है, एच है यहाँ पे प्लांक नियतांक, एच प्लांक नियतांक है। यहाँ पे म्यू क्या है, ये है देहली आवृत्ति, ठीक है। आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमने आपको सब कुछ करके बता दिए। अब देखिए, अब यहाँ से चौथा जो क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमसे 10 मिलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा, मेरा ये सजेशन रहेगा, ये सभी अब लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसको कराने के लिए मुझे अच्छा खासा स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, और कम से कम अगर एक क्वेश्चन अगर यही मैं सॉल्व कराता हूँ, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन, इसको कराने के लिए कम से कम मुझे आधे घंटे का समय चाहिए एक डेरिवेशन कराने के लिए। तो ये हमने सब कुछ कराया हुआ है, तो इसको आप तैयार कीजिएगा। फिर एक परावैद्युता, अब ये एक न्यूमेरिकल है, कल ही हमने आपको न्यूमेरिकल लाया था पूरी फिजिक्स का, तो इस पर इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने कराए थे। बट आप, अफसोस की बात है, दिल में तकलीफ होता है जब स्टूडेंटों को न्यूमेरिकल कराया जाता है, वो देखते नहीं है उस टाइम पे, बस उनको पता नहीं क्यों, बस उनका आदत अब बन गया आप सभी का कि नहीं सर करा दीजिए, अब कराया जाए तो देखते नहीं है। तो ये दुख लगता है। अब दुख लगे आपको, उससे क्या मतलब, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो अब जो ही हो, दुख लगता है। इसलिए जब कराया जाता है तो देखेंगे तभी तो। अब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, ये सब अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध, 12 घंटे की वीडियो कराए थे तो उसमें हमने ये सब कराया था। फिर आता है ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप तैयार कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र में अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 12 घंटे की वीडियो है, उसमें भी कराए हैं। डेरिवेशन, जब डेरिवेशन की क्लासेस चल रहा था तो उसमें पहले जो डेरिवेशन की क्लास हुआ था उसी में ये हमने कराया था।
अब नहीं देखेंगे तो ये आपकी गलती है दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल की वीडियो लाने पे आप देखते नहीं हैं, तो ये मेरी गलती नहीं है। फिर परावर्तीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, ये जब हमने 5 नंबर वाले क्वेश्चन डेरिवेशन कराए थे तो इसमें हमने ये कराया हुआ है, मुझे अभी भी याद है। अब डेरिवेशन पे वीडियो आएगा, नहीं देखेंगे तो ये मेरी गलती है क्या? फिर डेरिवेशन में तो कराएंगे, फिर 12 घंटे की जो वीडियो आया था उसमें भी हमने ये कराया था। अफसोस की बात है आप नहीं देखते हैं, तो आप अभी भी समय आ जाइए, 12 घंटे की जो वीडियो उसको देखिए। अभी भी आप चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे 2-3 दिन पहले ही 12 घंटे की वीडियो हमने कराया हुआ था, सैटरडे को कराए हुए थे। आज क्या है, मंगलवार है, तो 2-3 दिन हो गया, तो आप जाकर चेक कर लीजिए और जाकर देख लीजिए, या प्लेलिस्ट पता है ना तो फिजिक्स के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कराए हुए हैं। फिर ये देखिए पीएन संधि डायोड के लिए अवक्षेप परत, बताइए अगर अभिनति डायोड, यहाँ पे उत्क्रम अभिनति डायोड का विलक्षण, ये हमने 12 घंटे की वीडियो में कराया हुआ है। फिर आता है बोर का परमाणु मॉडल, 12 घंटे की वीडियो में कराया हुआ है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 12 घंटे की वीडियो में कराए हुए हैं। किरचॉफ का नियम 12 घंटे की वीडियो में कराए हुए हैं। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको हमने जब हमने आपको कराया था 3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो उसमें भी हमने ये कराया हुआ है। गॉस का प्रमेय 12 घंटे की वीडियो में कराया हुआ है। फिर आपको हमने डेरिवेशन में ये कराया हुआ है, ये भी हमने किरचॉफ का नियम डेरिवेशन में भी कराए हुए हैं, ठीक है ना। ये समांतर प्लेट संधारित्र डेरिवेशन में कराए हुए हैं। तो डेरिवेशन में प्लस 12 घंटे की वीडियो में 2 बार हमने ये सब करा दिए हैं। अब नहीं करेंगे दोस्त, ये मेरी गलती नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूं आप सभी को। बहुत मतलब कसम से कहे ना, बहुत दिल में एकदम दुख लगता है दोस्त, इतना मतलब क्या ही कहें। जब आपको जब डेरिवेशन कराया जाता है, न्यूमेरिकल कराया जाता है, वहां पर नहीं देखते हैं। अब बाद में आप कहेंगे सर आपने नहीं कराया, भैया यहाँ पे हम क्या कराएं। आपका जब मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो आपका जो कमेंट आता है, तो कमेंट मेरे दिमाग में आ रहा है ना, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा भी आ रहा है, सच में कह रहा हूं। भले ही दुख लगे, बेकार लगे, आपको लगने के लिए मैं कह रहा हूं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी को पढ़ाई करने का समय है, पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे इस चैनल पे जो भी कंटेंट हम लाते हैं, बहुत ही सोच समझकर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीजें हम लेकर आते हैं। कभी भी तो जब भी लाएं, समय से बैठकर अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते हुए, पढ़ाई करते हुए चलना है। यहाँ पे ये सब चीज परावर्तीय प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान 12 घंटे की वीडियो में कराया हुआ है। ट्रांसफार्मर क्या होता है 12 घंटे की वीडियो में कराया हुआ है। डेरिवेशन में भी हमने कराया हुआ है। अब कितनी बार हम कराएं, तो ये तो कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमने नहीं कराया है। और कोई भी एग्जाम के बाद अगर हमको कह दिए कमेंट में कि आपने नहीं कराया था बाबू, तो देख लेना भैया, कुछ कर तो नहीं पाएंगे, दिल से, बहुत दिल से अलग चीजें निकलेंगी आप सभी के लिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप सभी मेहनत करें। मैं नहीं चाहता कि आप सभी मतलब आपका नंबर कम आए, ये आपके लिए हम कह रहे हैं। कब आप समझेंगे आप सभी? अच्छा